Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the osteoarthritis. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस को, जिसे हम शॉर्ट में आर भी कहते हैं। आर फॉर रिमेटॉइड एंड ए फॉर आर्थराइटिस। और अपन ने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखा था कि जो हमारा आर्थराइटिस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज आर्थर या फिर आर्थ्रो, जिसका मतलब होता है जॉइंट। इसके अलावा जो सेकेंड वर्ड है दैट इज आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। आसान शब्दों में हम कहें तो स्वेलिंग। तो सिंपल सी बात है, आर्थर मीन्स जॉइंट मतलब जहां पर दो बोन मिल रही हैं, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन मीन्स इसमें भी हमें जॉइंट में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। RA इज एन ऑटो इम्यून डिसीज अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स ऑफ बॉडी। क्या करता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये स्मॉल जॉइंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, है ना, जो पर्टिकुलरली पेरीफेरी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि जॉइंट्स ऑफ हैंड हो गए, जॉइंट्स ऑफ रिस्ट हो गए, हमारे इंटरफेलेंजियल जॉइंट, है ना, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इसके अलावा हम बात करें तो और कौन से जॉइंट हो गए, हैंड के, फुट के जो जॉइंट हो गए, इंटरफेलेंजियल जॉइंट नीचे भी, या फिर हम देखें तो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट जो कि हमारे फुट में प्रेजेंट होंगे, इनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। वहीं जब हमने ओए में देखा था तो वो मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट था, नी जॉइंट था, स्पाइन थी, लोअर बैक, वहाँ अफेक्ट कर रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और जो डिफरेंस है, ओए था हमारा डीजनरेटिव डिसीज, एज के साथ साथ कार्टिलेज का डीजनरेशन हो रहा था। जो RA रहेगा रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो मीन्स खुद, जैसे होता है ना ऑटोमोबाइल, ऑटोग्राफ, ऑटो मीन्स सेल। सेकेंड चीज जो है दैट इज इम्यून। तो एक तो ऑटो और इम्यून मीन्स हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस वाली सेल होती हैं, वो खुद ही हमारी बॉडी को अटैक कर रही हैं। और किसको मेनली अटैक करेंगी, द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स बॉडीज ओन टिश्यू, हमारी बॉडी का ही टिश्यू, मेनली कैसे, साइनोबियम को, जो कि जॉइंट लाइनिंग होती है। मीन्स इस तरीके से अगर मैं सिर्फ सिंपल में बनाऊं, एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, यहीं पे हमने देखा था कि यहाँ पर इस तरीके से साइनोबियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी को हम साइनोबियम बोलते हैं, मेनली उसे अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं दोनों चीज़ इसलिए बता रहा, कई बार आपको डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, साथ ही साथ जब आप क्लिनिकल हम करते हैं ना तो बहुत ज़रूरी है दोनों में डिफरेंस समझना, क्योंकि सिम्टम्स क्वाइट सिमिलर होते हैं दोनों के, तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पहला डिफरेंस हमने देखा कि ऑटो इम्यून है, जो ओए था वो डीजनरेटिव था। दूसरा जो डिफरेंस है हमने देखा था डीजनरेशन मेनली कार्टिलेज का हो रहा था, प्राइमरी। यहाँ पर हम देखें और वो साइनोबियम को भी अफेक्ट कर रहा था बट सेकेंडरी। यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो RA है वो प्राइमरी साइनोबियम को अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है, और वो बाद में जाकर जो एडजेसेंट कार्टिलेज है मीन्स आसपास के कार्टिलेज, उन्हें डैमेज करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करने वाली चीज़ है, इन सीवियर केस इट कैन अफेक्ट स्किन एंड बॉडीज इंटरनल ऑर्गन, कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है किसी भी पर्सन में तो ये हमारी स्किन को भी अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, इन सबको भी अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद और अगर हम आगे बात करें सो ऑन गोइंग डिसीज, ये दोनों के लिए कॉमन है। किस किस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो भी ऑन गोइंग डिसीज था, मीन्स चलता रहता है, यहाँ पर कोई क्योर नहीं है, तो इसके लिए भी कोई भी क्योर नहीं, हम इसे रोक नहीं सकते, बस मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेन रिलीव कर सकते हैं, बट अगर एक बार ये चीज़ें हो गई तो होती रहेंगी। आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, तभी चीज़ें वो है, बाकी आप इसे क्योर नहीं कर सकते। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, जैसे कि इट इज सिस्टेमिक डिसीज, और ये हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। हम ट्रेडिशनली अगर देखें तो ओए को हमने क्या बोला था कि ये नॉन सिस्टेमिक है, मीन्स सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ कार्टिलेज का डिसीज है। लेकिन जो मॉडर्न वे है वो क्या कहता था कि नहीं, आप इसे सिस्टेमिक में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये ओबेसिटी से रिलेटेड है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारा RA है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ट्रेडिशनली और हम मॉडर्न वे में दोनों में ही कहें तो इट इज सिस्टेमिक,
क्योंकि ये सिस्टम को अफेक्ट करता है, मैंने बता ही दिया, आपके हार्ट को, लिवर, किडनी, इन सभी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, स्किन को। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिफरेंस जो कि इसे ओए से अलग करता है, मीन्स आप देख के पहचान सकते हो कि पर्सन में आरए है या फिर ओए। तो हमारा जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सेम, मीन्स ये दोनों साइड अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट बायलैटरली, मीन्स अगर आपके एक एल्बो में है तो दूसरे एल्बो को भी अफेक्ट करेगा, अगर आपकी एक रिस्ट में है तो दूसरी रिस्ट में भी अफेक्ट करेगा, सेम एज हैंड में, फिंगर में, हिप में, नी में, एंकल में, सारी जगह ये चीज़ हमें देखने मिलेगी। यूजुअली सिमेट्रिकल, बहुत कम केस है कि एक तरफ अफेक्ट करे। वहीं जो हमारा ओए था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो असिमेट्रिकल था, एक तरफ अफेक्ट कर रहा था, सिर्फ एक नी ऐसी जगह थी जहां वो बायलैटरली अफेक्ट करता है। तो ये की डिफरेंस है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। आगे देखें, अगर हम कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता ही नहीं है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। बस यही देखा गया है कि इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसीज, जो कि किस वजह से होता है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल, इसके अलावा हम बात करें तो जेनेटिक, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आप एक पॉल्यूशन वाली सिटी में हो जहाँ बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग हो रही है या कोई कंपनी है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स होती है मेल और फीमेल में, या फिर पर्टिकुलरली आपके पेरेंट्स से चलता आया है, आपके पेरेंट्स में था। इसके साथ साथ हार्मोनल फैक्टर है ना, बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर भी हैं जो ये चीज़ कॉज कराते हैं। आगे हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी एक पर्सन में इस डिसीज जनरेट होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं, कि भाई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें आरए डेवलप होगा। जो पहली चीज़ है दैट इज़ फैमिली हिस्ट्री। हमने पहले ही देखा कि जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशन से, तो अगर आपके दादाजी में, पेरेंट्स में, पर्टिकुलरली आपके सिबलिंग में ये चीज़ है तो आप में भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि डेवलप होगा। दूसरी चीज़ हम देखें तो सेक्स या फिर आप जेंडर बोल सकते हो, तो ये देखा गया है कि मोस्टली फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ मेल। बोलोगे भैया क्यों? इसका जो फैक्टर है, एक तो जेनेटिक्स के, पर्टिकुलरली इनकी जो जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्टिव है, जो डिफरेंस है मेल से, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ससेप्टिबल है कि उनमें ये चीज़ ज़्यादा होगी आरए। दूसरी चीज़ हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोनल डिफरेंस है मेल और फीमेल का, तो फीमेल में जो हार्मोनल फैक्टर है वो भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल है, उनमें ज़्यादा डेवलप होता है। इसके बाद और हम देखें तो ओबेसिटी एक कॉज है, हमने ये उसमें भी देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, कि जॉइंट पर एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से। इसके साथ साथ और हम देखें तो स्मोकिंग। अब वैसे स्मोकिंग बोल के भाई ये स्मोकिंग क्यों कर रही है, इसकी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है कि पर्टिकुलरली जो ही पर्सन स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, फिर उनमें क्या होता है, प्रोटीन में कुछ चेंजेस होते हैं, सिंपल मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज पहुँचाते हैं। एक सिंपल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डिटेल में जाओगे तो फिर वो खुद ही थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है, उसी में हमारा एक लेक्चर चला जाएगा। तो आप बस ये समझ लो कि स्मोकिंग की वजह से भी आपको आरए डेवलप हो सकता है। इसके साथ नेक्स्ट फैक्टर है एज, जो कि ओए में भी थी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ेगी, 40 का होगा, वैसे किसी भी एज में हो सकता है, बट हाँ एज एक फैक्टर है। आप 50 के हुए, 55 के हुए, 60 के हुए, समझ लो चांसेस बढ़े हैं। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग, ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट करना, हेल्दी डाइट करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद जो हमारा एक और फैक्टर है, लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, जो कि मैंने बताया ही था कि अगर आप कहीं फैक्ट्री में हो जहाँ पर और ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं हम देखें ना एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग काफ़ी रिलेटेड है। तो ये चीज़ें फिर से वही प्रोटीन में चेंजेस, जिसकी वजह से आपके एंटीबॉडीज़ ओवर एक्टिवेट हो गए, फिर वो साइनोबियम को डैमेज कर रहे हैं, सीवियर केस में अदर ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इसके बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लिख के रखी हैं कि भैया आप बोलोगे ओए और आरए काफ़ी कुछ क्वाइट सिमिलर है, दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन? सिंपल सी बात है, हमारा जो आरए है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इट इज़ मोर डेंजर देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। पूछोगे भैया क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा कि ऑस्टियो जो अर्थराइटिस था वो मेनली सिर्फ कार्टिलेज को अफेक्ट कर रहा, सीवियर हुआ तो साइनोबियम को, बाकी बहुत ज़्यादा किसी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन आरए में हम क्लियर लिखते हैं इट इज सिस्टेमिक डिसीज, कि अगर ये सीवियर हुआ आपके हार्ट में दिक्कत कॉज करेगा, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, स्किन में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज मोर डेंजरस।
एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओए के लिए भी मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस और आरए के लिए भी मीन्स रिमेटॉइड आर्थराइटिस, दीज बोथ आर दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब बोलो भैया नॉन कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिटी, सिंपल सी बात है ना, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं तो एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा, छूने से, स्नीजिंग से, एयर के थ्रू जो पार्टिकल्स गए, या सामान यूज़ करने से, साथ में खाना खाने से, और भी हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल एक्ट। लेकिन ये जो है नॉन कम्युनिकेबल हैं, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेंगे, चाहे आप साथ में खाना खा लो, एक दूसरे की लिपस्टिक यूज़ कर लो, कंघी यूज़ कर लो, कप बॉयज़ में तो होता ही है, मतलब गर्ल्स तो ठीक ही रहता, वो तो अगर सेम कपड़े ही अगर पहन लिए तो वो बदल के आएंगे, और अपने दोस्त का तो पहन ही नहीं सक रहे, छोटे हो जाएंगे ना, क्योंकि वो, हाँ बॉयज़ का रहता है कि पता चले एक ही दोस्त है, इससे शर्ट ले रहा, पैंट किसी और का पहना, जूता किसी और का पहना है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ आरए की। अब पर्टिकुलरली जो हमारा आरए है, इट हैव 4 स्टेजेस, यानी कि इसकी जो प्रोग्रेशन है 4 स्टेज में होती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि पहली स्टेज है इसका मतलब ये पहले होगी, अर्ली होगी, दैट इज़ द रीज़न हम इसे और क्या कह सकते हैं, अर्ली स्टेज। इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, दैट इज साइनोबाइटिस। क्यों साइनोबाइटिस नाम देते हैं, बट को ही तोड़ो, साइनो जो निकला वो निकला साइनोबियम से, साइनोबियल मेम्ब्रेन जो कि हमारे जॉइंट पे है। क्यों, हमने पहले ही देखा कि आरए में जो हमारे एंटीबॉडीज हैं इसी मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाते हैं, साइनोबियल मेम्ब्रेन को, तो ये उससे निकला। और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, क्योंकि इस स्टेज में हमारी साइनोबियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन मिलेगा, दैट इज द रीजन कि हमने से बोला साइनोबाइटिस। So it is the early stage characterized by the inflammation of synovium या synovial membrane। और क्योंकि उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, पेन होगी, साथ ही साथ स्टिफनेस होगी, जिसके वजह से जो हमारा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पेन मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगी और स्वेलिंग मिलेगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं सभी स्टेजेस में, एक्सरे फाइंडिंग्स, कि अगर हम इस स्टेज में एक पर्सन का, उस जॉइंट का एक्सरे निकालते हैं तो क्या हमें वहाँ डैमेज देखने मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, बहुत ही कम, अगर मिलेगा भी तो बहुत ही मिनिमल, अदरवाइज नहीं मिलता। इसके बाद ये ग्रो करता है सेकेंड स्टेज में, जिसे हम मॉडरेट स्टेज या फिर पेनस फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया पहले का तो हमें समझ में आया कि साइनोबाइटिस हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन था, लेकिन इसे पेनस फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हुआ। अब वही जो इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन है, या फिर आप बोल सकते हो साइनोबियम, इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल टिश्यू, एक एबनॉर्मल टिश्यू को प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं पेनस। अब आप लोग बोलोगे भैया कि क्या सिर्फ पेनस सिर्फ बोन में ही प्रेजेंट होता है, मीन्स यहीं आरए के केस में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये पर्टिकुलरली हमारी जो आई है उसके कॉर्निया में, प्रोस्थेटिक हार्ट बॉल में, साथ ही साथ जो एब्डोमिनल बैली है वहाँ की भी कुछ लेयर में प्रेजेंट हो सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में इन्फ्लामेशन हुआ, सेकेंड स्टेज में जो साइनोबियल मेम्ब्रेन है वो एक टिश्यू प्रोड्यूस कर रही है एबनॉर्मल, जिसे हमने बोला पेनस। अब ये पेनस करता क्या है कि मान लो ये रही अपनी बोन, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इस बोन में पूरा कार्टिलेज ने कवर करके रखा है, यहाँ थी ये साइनोबियल मेम्ब्रेन, इसी साइनोबियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हुआ था और ये टिश्यू प्रोड्यूस हो रहा। अब ये जो पेनस है ये जाएगा और यहाँ के जो कार्टिलेज हैं उनको इरोड करता है, इरोड करना मीन्स मिटाना, नष्ट करना, यहाँ जाके क्या करेगा, इस कार्टिलेज को टारगेट करेगा। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो गया था विच कैन इरोड कार्टिलेज एंड डैमेज द बोन, कार्टिलेज को भी डैमेज कर देगा और चांसेस हैं कि बोन को भी डैमेज कर दे, ठीक है। अब होगा क्या, इस वजह से आपका जो रेंज ऑफ मोशन है पहले ही कम था, अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिक्रीज होगा। फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरे फाइंडिंग, कि अगर हम इस स्टेज में उस जॉइंट का एक्सरे कराते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा। पहली स्टेज में तो कुछ नहीं था, यहाँ एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि कार्टिलेज का डैमेज हो रहा है, इसी की वजह से हम देखें पेनस की वजह से नष्ट हो रहा है, तो हमें ये देखने मिलेगा कि यहाँ पर कार्टिलेज का डैमेज हो रहा है। हाँ, बोन में और जॉइंट में किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी देखने नहीं मिलती। इसके बाद ये ग्रो करेगा नेक्स्ट स्टेज में,
जिसे हम थर्ड स्टेज कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम इसे ऑल्सो कह सकते हैं सीवियर स्टेज या फिर सीवियर बोन इरोजन। अब इरोजन का मतलब क्या होता है, वही नष्ट करना, डैमेज करना या फिर कट, सिंपल लैंग्वेज में कट। तो इसमें होगा क्या, अभी तो सिर्फ कार्टिलेज डैमेज था, अब धीरे धीरे हमारा जो पेनस है कार्टिलेज को डैमेज कर रहा था। जैसे ही कार्टिलेज पूरी तरीके से डैमेज हो गया, अब ये धीरे धीरे बोन में भी कट बनाने लगेगा, बोन को डैमेज करने लगेगा। दैट इज द रीजन सीवियर बोन इरोजन। इसके अलावा और हम देखें तो इसमें क्या होगा, पेनस कंटिन्यू टू ग्रो, वही पेनस कंटिन्यू टू ग्रो हो रहा है, बनते ही जा रहा है, एंड कॉज सिग्निफिकेंट बोन डिस्ट्रक्शन, जो मैंने बताया कार्टिलेज डैमेज, अब ये बोन को डैमेज करेगा। और अब सोचो, जब थोड़ा सा पेन था तभी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज थे, कार्टिलेज डैमेज हुआ, जो रेंज ऑफ मोशन है और ज़्यादा डिक्रीज हो गया था, मीन्स मूवमेंट की जो हमारी परफॉर्म करने की क्षमता वो डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ तो सीधे बोन ही डैमेज है, तो एक तो पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होने लगते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सरे फाइंडिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमारा कार्टिलेज डैमेज है, बोन में कट है, तो ये चीज़ें हमें बोन में देखने के लिए मीन्स एक्सरे में देखने के लिए मिल जाएंगी। सो जॉइंट डिफॉर्मिटी, स्पेसिफिकली कार्टिलेज डैमेज एंड बोन डैमेज। और इसके बाद ये प्रोग्रेस करता है एंड स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज या फिर जो मैंने बताया कि ऑल्सो कॉल्ड एंड स्टेज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो हम इसे दे सकते हैं दैट इज एंकिलोसिस, यहाँ पर लिखा होगा। एंकिलोसिस का मतलब होता है मिलना, फ्यूज होना। अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब आप बोलोगे भैया क्या बोन जुड़ रही हैं, बिल्कुल जुड़ जाएंगी। बोलोगे भैया मजाक कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ हो सकती है, सब में नहीं होगी, रेयर है, बट अगर इस स्टेज तक ही प्रोग्रेस कर रहा है तो हमारी जो दो बोन होती है ना, एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। बोलोगे भैया कैसे होगा, क्या कार्टिलेज डैमेज हो गया है, बोन में कट लग रहे हैं, अब यहाँ से बोन की ओवर ग्रोथ होगी, है ना, मिस रिपेयर होने के लिए ग्रोथ, लेकिन अगर ओवर ग्रोथ होती है दोनों बोन आपस में मिल जाएंगी। दैट इज द रीजन, इसे हमने बोला एंकिलोसिस, क्योंकि यहाँ पर बोन से जो है वो फ्यूज हो जाएंगी, एंकिलोस्ड हो जाएंगी। किस वजह से, ड्यू टू ओवर ग्रोथ। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, तो अब तो आप बोलोगे भैया यहाँ आप क्या होगा मूवमेंट का, पहले ही इतने डिक्रीज थे जब चोट थी, अब तो दो बोन जुड़ गई, अगर मैं इसे जोड़ दूं क्या मूवमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा भी तो थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ होता है ना, आप दो लकड़ी बांध दो जॉइंट के पास, अगर ये जुड़े यहाँ मूवमेंट ही नहीं होंगी, तो यहाँ पर सीवियर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाती है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, एकदम मिनिमल मूवमेंट होंगे। इसके बाद आप बोलोगे भैया एक्सरे फाइंडिंग, तो हमें थर्ड स्टेज में ही दिख गया, चौथी में तो पूरा दिख ही जाएगा, इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं। ये चीज़ हमें विजुअल दिखेंगी अगर फ्यूज्ड होती है तो, सब में खैर ये नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने लाइन लिखी भी है कि द प्रोग्रेशन थ्रू दिस स्टेज वेरीज बिटवीन और अमंग द इंडिविजुअल। मतलब ऐसा नहीं कि जो 4 स्टेज हैं सब में हमें बिल्कुल देखने मिल रही है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ना एंकिलोसिस, ये डिफरेंट करती हैं, किसी में यहाँ तक प्रोग्रेस हो भी रहा, नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरीज कर सकती। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ RA की, कि पर्टिकुलरली एक पर्सन है जिसमें RA डिसीज़ है, तो उसमें हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने मिलेंगे। तो पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिम्टम से, दैट इज सनराइज स्टिफनेस। तो यहीं पर समझ लो सनराइज, जब सन उगता है, अब एकदम एग्जैक्ट नहीं कि जब एकदम सन आप देख रहे कि हाँ भाई अब उग रहा, तो यहीं पर मेरे को स्टिफनेस है कि नहीं। सनराइज का मतलब है सुबह के टाइम पे, अब कोई 6 बजे उठ जाए, 7 बजे उठ जाए, है ना, तो उस टाइम पर स्टिफनेस रहेगी। अब बोलोगे भैया कितनी देर, क्योंकि ये जो सेम सिम्टम्स है सनराइज स्टिफनेस का, ये हमें OA में भी मिला था, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, लेकिन उसमें जो स्टिफनेस थी वो लगभग हमने देखा था 30 मिनट्स के लिए रहती है। इसमें जो स्टिफनेस रहेगी ना, ये काफ़ी देर तक रहती है, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक। इसके साथ साथ स्टिफनेस एक तो मॉर्निंग में रहेगी, और कब रहती है, आफ्टर रेस्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स है दैट इज जॉइंट स्वेलिंग एज वेल एज जॉइंट पेन। तो अब स्वेलिंग क्यों हो रही है, स्वेलिंग का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो सूजन, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि जॉइंट में हो रहा था इन्फ्लामेशन, हमने देखा भी था साइनोबाइटिस, स्पेसिफिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, और उसी की वजह से फिर वहाँ पेनस फॉर्मेशन हो रहा था, कार्टिलेज के इरोजन हो रहा था, तो जॉइंट पेन हमें देखने मिलेगा।
इसके बाद और अगर आगे के हम सिम्टम्स देखें सो देयर इज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, जो कि ओए में था यूनिलैटरल, आसिमेट्रिकल मीन्स वो एक साइड अफेक्ट कर रहा था। लेकिन हमारे रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये बायलैटरली ही अफेक्ट करता है, मीन्स अगर आपके राइट रिस्ट में आ रही है तो लेफ्ट में भी अफेक्ट करेगा, राइट नी में तो लेफ्ट में भी, सेम एस एंकल में। और मेनली ये जिन जॉइंट को अफेक्ट करता है दे आर स्मॉलर जॉइंट मीन्स द जॉइंट ऑफ हैंड, जॉइंट ऑफ फीट, रिस्ट एंड एंकल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट सिम्टम से देखते हैं, दैट इज रिमेटॉइड नोड्यूल्स। अब रिमेटॉइड नोड्यूल्स क्या है, होता क्या है, कुछ पर्सन्स में जिनको आरे होता है उनकी स्किन के अंदर कुछ फिल्म लम्स है ना, लम्स का मतलब क्या होता है, गांठ है, और किस शेप में होंगी, दीज आर ऑफ पी शेप्ड या फिर वॉलनट से, मतलब एक मटर के दाने जितनी हो सकती हैं या फिर एक सुपारी जैसे वॉलनट जितनी, कहाँ पर, अंडर दी स्किन प्रेजेंट होंगी। अब फिर आप लोग याद कर रहे होंगे कि भैया पिछले लेक्चर में आपने ओए में भी बताया था कि जिस जॉइंट में भी, स्पेसिफिकली हैंड के जॉइंट में, ये भी यहीं पर होंगी, जो ये नोड्यूल्स है ना, ये भी मेनली फिंगर के जॉइंट, इंटरफेरेंशियल जॉइंट यहाँ पर बनेंगे। यही चीज़ ओए में भी बन रही थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ओए में जो गांठें थी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, है ना, एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स बोलोगे। लेकिन जो रिमेटॉइड नोड्यूल्स हैं ये बोन की ग्रोथ नहीं है। तो अब आप बोलोगे भैया क्या इसमें फ्लूइड है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब तो और डाउट कि भैया आ क्या गया, फिर क्या चीज़ बन रही है कि वॉलनट शेप तक की हो रही है। तो ये जो कंटेन करके रखते हैं ये नोड्यूल्स, पहली चीज़ इन्फ्लामेटरी सेल, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा, पहली चीज़ इन्फ्लामेटरी सेल, दूसरी चीज़ कोलेजन फाइबर, और एक स्पेसिफिक प्रोटीन भी कंटेन करके रखती हैं जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिन। इसके अलावा और क्या, क्योंकि स्किन के अंदर हैं तो डेड स्किन सेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स है दैट इज ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब सूखापन, और कहाँ कहाँ की ड्राइनेस हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड हम यहाँ पर देखें तो आई। अब बोलोगे भैया सब ठीक है लेकिन ये दोनों कैसे हो गए। अब होता क्या है कि इसमें जो इन्फ्लामेटरी सेल्स थी ना, यूजुअली वो किसको अटैक्ट करती हैं, मॉइस्चरिंग ग्लैंड को, मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो मॉइस्चर क्या मतलब होता है, चिपचिपापन, हम बोलते हैं ना कि एक सॉफ्टनेस। तो कौन कौन सी ग्लैंड है, पहली चीज सैलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, सैलाइवा को, मीस लार को, जो कि माउथ में लुब्रिकेशन। तो अब आर्य में जो हमारे एंटीबॉडीज हैं या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इन्हीं ग्लैंड्स पे अटैक कर देंगी। उन्होंने लैक्राइमल ग्लैंड पे अटैक किया तो टीयर सीक्रेट नहीं हो पा रहे, मीन्स आई में जो मॉइस्चर था वो खत्म, वहाँ की ड्राइनेस। इसके अलावा जो सैलाइवरी ग्लैंड है उन्हें भी अटैक करेंगी तो सैलाइवा प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, तो माउथ में ड्राइनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि ये सारे मैंने सिम्टम्स लिखे, एक पर्सन है उसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ये सारे सिम्टम्स ही देखने मिले, हो सकता है इनमें से कुछ सिम्टम्स मिले कुछ ना मिले, पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है ना। इसके अलावा आगे हम देखें तो फीवर एंड एक्सट्रीम फटीग, स्पेसिफिकली जो फीवर है वो लो ग्रेड होता है, बहुत हाई नहीं होता। इसके साथ साथ एक्सट्रीम फटीग मीन्स थकावट बहुत ज़्यादा। बोलोगे भैया क्यों, पहली चीज़ स्टिफनेस है, दो तो वैसे पेशेंट ज़्यादा मूव कर नहीं पा रहा तो ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो है। इसके साथ साथ पर्सन में पेन भी है, स्वेलिंग भी है, और अगर मैं बताऊं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ना क्या होता है, आरबीसी का काउंट डिक्रीज होने लगता है, और आरबीसी ही न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं जिससे हमें फंक्शन एनर्जी सब मिलती है। क्योंकि आरबीसी कम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा तो पर्सन में फटीग, एक थकावट रहेगी, एकदम सुखड़ा सुखड़ा कि बस सोना है बैठना है, इस तरीके से। आगे देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स तक तो ठीक था, और घातक क्या हो क्या हमें देखने मिल सकता है। जो पहली चीज़ है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, एनीमिया जो मैंने बताया। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट भी हो सकता है। ये कब मिलता है, बेल्ट सिंड्रोम में। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो लिवर है इसके साथ साथ स्प्लीन, इसका साइज एनलार्ज होता है, और हमारा स्प्लीन ही रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट बनाता है, जिनका काम होता है कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स को फिल्टर करने का, तो वो हमारी डब्ल्यूबीसी को फिल्टर कर देंगी। उसके वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज है। अब क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि यही डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से फाइट करती हैं, क्योंकि यही डिक्रीज है तो अब पर्सन में और भी इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज जॉइंट डिस्ट्रक्शन, जॉइंट डैमेज हो जाना। अब ये तो सिंपल सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले साइनोवियम डैमेज हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पेनस फॉर्मेशन हुआ, उसने कार्टिलेज को डैमेज किया, देन बोन को ही अटैक कर रहा, बोन में कट कर रहा, तो बोन ही डैमेज है तो जॉइंट की पूरी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, मींस लॉस ऑफ फंक्शन। जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज CVD। बोलोगे भैया क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। बोलोगे भैया कैसे? देखो, पूरा इन्फ्लामेशन जो होता है ना, ये इन्फ्लामेशन हमें पहली चीज़ तो खुद हार्ट में पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, मैंने हार्ट की लेयर है ना, एक तो पेरिकार्डियम होती है और मायोकार्डियम, हार्ट की लेयर मैंने बताई है कार्डियोवैस्कुलर वाले सिस्टम में। तो होता क्या है वहाँ का इन्फ्लामेशन, तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम, ये मान लो एक ब्लड वेसल है, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एंडोथेलियल सेल, अगर इनमें भी इन्फ्लामेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होते होते स्वेलिंग और यहाँ प्लाक फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, अब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं हार्ट में डैमेज। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज लंग्स डिसीज। स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज, इसका भी यही रीजन है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा, फिर फिब्रोसिस होता है, स्कैरिंग होती है। क्या होता है फिब्रोसिस? मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस कि इन्फ्लामेशन हुआ, जो सेल डैमेज हुई उनको रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस हुई, लेकिन कई बार उसमें कुछ डिफरेंस टाइप के भी टिश्यू डेवलप हो जाते हैं और स्कैरिंग हो जाती है। इसके बाद आगे देखें तो हमारे जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब छेद का फॉर्मेशन होना। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बोन्स में कट हो रहे थे, बोन इरोजन हमने देखा था जो पेनस कर रहा था, उस वजह से बोन का मैट्रिक्स बाहर जाएगा, ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी पूरी अलग अलग होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके बाद और क्या होगा? कार्पल टनल सिंड्रोम। हाँ, ये जो था ना ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट, एनाटमी में मैंने पूरा बताया है कि क्या लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, कौन सी सेल है, इनका क्या फंक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसे मीडियन नर्व कंप्रेशन भी हम कह सकते हैं। स्पेसिफिकली कहाँ पर होता है? रिस्ट में, क्योंकि अगर रिस्ट का किसी को आ रही है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, तो हमारा जो हैंड है स्पेसिफिकली मीडियन नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही है वहाँ नम्बनेस, टिंगलिंग और भी सेंसेशन से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ RA कि पर्टिकुलरली एक पर्सन है जिसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो हम कैसे पता करें कि इस पर्सन में रिमेटॉइड अर्थराइटिस ही है या फिर कोई और डिसीज़ है, और उसके हिसाब से हम कैसे अपना ट्रीटमेंट प्लान या फिर मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट है मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट रहेगा उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है जो भी हमने साइन और सिम्टम्स देखे थे कि क्या पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको सुबह मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है और वो कितनी देर तक रहती है, क्योंकि OA में रहती है 30 मिनट्स तक और RA में लगभग 1.5 घंटे तक, तो हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पर्सन में OA है या फिर RA है। इसके साथ साथ और भी हम पेशेंट से पूछेंगे क्या आपके अंदर थकावट है, क्या फटीग है, आपको बहुत थका थका लगता है, इसके साथ साथ क्या पेशेंट में फीवर है कि नहीं है, इस तरीके की सारी हिस्ट्री। नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें स्पेसिफिकली वही सिम्टम्स रहेंगे बट हम डायरेक्टली खुद देखेंगे। जैसे हमने क्या देखा था रिमेटॉइड नोड्यूल्स के स्किन के अंदर इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ लम्स फॉर्म हुए थे जो कि पी शेप में हो सकते हैं या फिर वॉलनट शेप में, उस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ जॉइंट में क्या स्वेलिंग है, क्या हमें स्वेलन जॉइंट देखने मिल रहे हैं। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो हम कहीं ना कहीं कह सकते कि हाँ पेशेंट में RA हो सकता है। इसके बाद और कंफर्म करने के लिए हम कुछ और भी टेस्ट करते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में भी 2 चीज़ के मार्कर, पहला होता है इन्फ्लामेशन मार्कर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें क्या मार करके बताएंगी कि हाँ भाई पेशेंट में इन्फ्लामेशन है, जैसे कि ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज होगा तो वो भी एक मार्कर है कि हाँ पेशेंट में इन्फ्लामेशन है। इसके साथ साथ CRP
सी रिएक्टिव प्रोटीन, और अगर ये भी इंक्रीज होता है, इसका लेवल हाई देखने मिल रहा, मतलब पेशेंट में इन्फ्लामेशन है और वो इन्फ्लामेशन आरए की वजह से हो सकता है। इसके साथ स्पेसिफिकली इसी ब्लड टेस्ट में हम ऐसे एंटीबॉडीज देख सकते हैं जो कि आरए के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर ये एंटीबॉडीज मिल रहे हैं तब आप कन्फर्म कह सकते हो कि हाँ इस पेशेंट में आरए है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। कौन से एंटीबॉडीज रहेंगे? पहला होता है आरएफ, है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, रिमेटॉइड फैक्टर। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप के एंटीबॉडीज रहेंगे दे आर ACCP। अब बोलोगे भाई ये इतना बड़ा क्या है? A फॉर एंटी, C फॉर साइक्लिक, इसके अलावा एक और C फॉर सिट्रुलिनेट और P फॉर पेप्टाइड या फिर प्रोटीन। आप फुल फॉर्म लिख लेना। अगर ये एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट्स हैं सो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस, मीन्स पेशेंट में आ रहे हैं। फिर भी आपको अगर और कन्फर्म करना है कि नहीं भाई हमें कन्फर्म ही करना है, सबसे बढ़िया है इमेजिंग करवा लो। इमेजिंग में पहली चीज़ है एक्सरे, दूसरी चीज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती है। और ये दोनों ही एक्सरे हो, MRI हो, CT स्कैन हो, ये सब क्या कर सकते हैं? दे कैन जनरेट द 3D इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट। तो जॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर, क्या वहाँ साइनोवियम डैमेज है, क्या वहाँ कार्टिलेज डैमेज है, क्या वहाँ बोन में कट है, क्या जॉइंट डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी और आप कन्फर्म कह सकते हो कि हाँ इस पर्सन में आ रही है या फिर नहीं है, या फिर कोई और डिसीज़ या फिर कंडीशन है। इसके बाद हमें पता चला कि एक पर्सन है, हमने उसमें डायग्नोसिस किया, हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर आ रही है। अब हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें? तो पहली चीज़ है मेडिकेशन। कौन कौन सी मेडिकेशन देंगे? DMARDS, फुल फॉर्म लिखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है ना, स्पेस कम इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिखना। इट इंडिकेट फॉर डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। क्या? डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, नाम ही इंडिकेट कर रहा है एंटी रूमेटिक ड्रग्स। एक तो जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस से हमें बचाएं, और डिसीज मॉडिफाइंग, जो डिसीज को मॉडिफाइड करे। मतलब अगर इसकी प्रोग्रेशन किसी पर्सन में बहुत तेज जा रही है तो उस प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो करती है, सो दे स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिसीज। इसके अलावा जो एक टाइप की और ड्रग्स हैं दैट आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID, जिसे मैंने पर्टिकुलरली फार्माकोलॉजी में डिटेल में बताया भी है। तो ये क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सारी रहती हैं, नेप्रोक्सिन, फ्लर्बीप्रोफेन, आइबीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, यहाँ तक कि पैरासीटामोल। तो ये क्या करती हैं? एक तो पेन को रिलीव करती हैं, इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करती हैं। साथ ही साथ और अगर हम अपनी मेडिकेशन आगे देखें सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके पर्टिकुलरली इंजेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें स्पेसिफिकली तो प्रेडनिसोन, और ये क्या करते हैं? टेम्पररी टाइम के लिए एक तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, साथ ही साथ पेन को भी रिलीव करते हैं। तो इसको आप डिटेल में थोड़ा सा लिख लेना जो मैंने बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सर्जरी, और सर्जरी में यही होता है कि अगर डिसीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा, पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि नहीं यार बहुत ज़्यादा एज नहीं है, अभी 30 साल का ही है, 40 साल का ही है, और ऐसे जॉइंट रहा तो ये तो एकदम बेकार हो जाएगा। उस केस में हम सर्जरी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोप्लास्टी, मीन्स वो जॉइंट ही हम रिप्लेस कर देंगे आर्टिफिशियल जॉइंट से। लेकिन हाँ अगर बहुत ओल्ड पर्सन है, 80 का है, तब वहाँ पर फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। कहाँ इस एज में उस पेशेंट की हम सर्जरी करेंगे, पता चले और दिक्कत में आ जाए। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, PT मैनेजमेंट। इसमें अगर हम पहली चीज़ देखें तो हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, है ना, ताकि जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएगा, ताकि जो मूवमेंट लिमिटेड थे वो लिमिटेड ना हो, पेशेंट चल सके, है ना। इसके साथ साथ हम देखें तो और भी डेली एक्टिविटीज़ कर सके। इसके अलावा हीट एंड कोल्ड थेरेपी, हॉट पैक्स एंड कोल्ड पैक्स, इनका एक ही काम होता है सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और पेन को रिलीव करना। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, फुल फॉर्म लिख लेना। इसका भी यही काम होता है कि इलेक्ट्रोड्स हम वहाँ पर प्लेस करते हैं, तो ये क्या करता है, हमें पेन से रिलीफ देता है, तो पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मसाज एंड हाइड्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी आप बोल सकते हो, इन दोनों का भी यही काम है कि जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करें, ताकि जो हमारी स्वेलिंग थी स्पेसिफिकली जॉइंट साइड पे, वो सर्कुलेशन प्रॉपर हो और स्वेलिंग कम हो सके।
इसके बाद एक चीज़ और है, हम असिस्टिव डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर एक ओल्डर पर्सन है जिसमें अब हम सर्जरी नहीं कर पा रहे, ये ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हमने दी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, तब भी वो पेशेंट ठीक है, दर्द से तो रिलीफ है लेकिन चल नहीं पा रहा ओल्ड एज की वजह से, तब हम उनमें व्हील चेयर्स, वॉकर्स और भी बहुत सारे असिस्टिव डिवाइस रहते हैं जो कि उनकी चलने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आप बोलोगे भाई यहाँ पूरा आर समझ में आ गया, स्टेज समझ में आ गई, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, लेकिन अगर हम चाहें कि हमें आर हो ही ना, क्या ऐसा कोई प्रिवेंशन है, क्या कोई वैक्सीनेशन है? तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। यहाँ वही ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, पोलियो नहीं है कि आपने 2 बूंद जिंदगी भी कभी नहीं होगा। ये सब ऐसे डिसीज़ हैं जो आपको एकदम क्योर आप नहीं कर सकते। हाँ, बस इसमें यही है कि आप इंजरी से बचें, इसके साथ साथ हम देखें तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसके बाद इसमें एक अच्छी चीज़ लेकिन ये है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे कि हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में। मीन्स ये ऐसे डिसीज़ हैं जो कि छूने से नहीं, कि आपने एक दूसरे को छुआ और वो चीज़ फैल गई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, इसका एक कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। इसमें यही है कि आप एक्सरसाइज करें और इससे बचें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।